स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए है हमारी बॉडी का विरासती मादा है, यानी कि हमारे जो जिस्म में विरासती मादा है उसे डीएनए कहा जाता है। और ये कहाँ पे मौजूद होता है? सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होती है न्यूक्लियस, और उसके अंदर जो है वो डीएनए मौजूद होता है। अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से हमें उसकी शक्ल नजर आती है। अब ये जो इस किस्म की इसकी शक्ल है, ये किसने बताई थी हमें? सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉटसन और क्रिक। उन्होंने डीएनए का मॉडल पेश किया था और इस मॉडल में उन्होंने बताया था कि डीएनए जो है वो किस तरह से बना होता है। अब हम अगर इसकी बनावट देख लें तो उसके लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। इस डायग्राम में आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये आपको दो पिंक स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं। एक ये स्ट्रैंड जा रहा है और दूसरा ये दूसरा स्ट्रैंड जा रहा है। अब ये जो स्ट्रैंड है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि दो पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं वो हेलिक्स की शक्ल में मौजूद है। ये जो शक्ल होती है इसे हेलिक्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या हैं, तो ट्रांसजेनिक प्लांट जो हैं ये ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जिनके अंदर जो उनका जेनेटिक मटेरियल है उसको हम चेंज कर देते हैं। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है, अगर हम इसकी बात करें कि ये किस शक्ल में होता है, तो ये होता है डीएनए के फॉर्म में। अब जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करते हैं तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं ये एक बायोलॉजी की एक फील्ड है जिसके जरिए बनाए जाते हैं। और उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जाते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है कि जो हेरिडिटी मटेरियल है जो कि डीएनए है, उसके अंदर जो है डीएनए टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। और इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स के जरिए जो डीएनए है उसके अंदर चेंजेस की जाती हैं। और ये चेंजेस जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम प्लांट्स के अंदर नए कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि नए कैरेक्टर्स किस तरह से डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। और ये प्लांट कौन सा है? ये मेज प्लांट है, मकई का प्लांट है। और इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मकई के पौधे के ऊपर यहाँ पे ये जो मकई लगी हुई है, इसके ये जो दाने हैं इन्हें कॉर्न्स कहा जाता है। और आम अगर हम कॉर्न प्लांट लें तो कॉर्न प्लांट का जो कलर होता है वो क्या होता है? वो येलो होता है। कॉर्न्स का कलर येलो होगा या फिर वो व्हाइट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो हमें ग्रीन भी नजर आ रहा है, येलो भी नजर आ रहा है, पर्पल भी नजर आ रहा है और रेड भी नजर आ रहा है। अब ये जो मल्टीपल कलर्स हैं ये क्या है? क्योंकि उनके अंदर अब ये जो इसके कॉर्न का कलर है ये प्लांट के अंदर एक कैरेक्टर है। और इसका ये जो कैरेक्टर है ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये इसकी एक कैरेक्टर हमने चेंज कर दिया है। और ये कैरेक्टर क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि जो प्लांट के अंदर उसका मौजूद उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो चेंज हो गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए। अब इस तरीके से जो प्लांट्स बनाए जाते हैं जिन्हें ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहा जाता है, इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी कहा जाता है। ये हमारे सामने टैबलेट्स हैं। मुख्तलिफ टैबलेट्स जो हैं जो आप खाते हैं वो मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम अगर सोर्स देखना चाहें कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये आती कहाँ से हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ज्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो सिक्रीट करते हैं। यानी कि बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो जो है ये एंटीबायोटिक्स को सिक्रीट करते हैं। और या ये सिक्रीशन के अलावा लैब में भी तैयार की जाती हैं। अब अगर हम इनको देखें कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये करती क्या हैं, तो ये क्या करती हैं? ये इंटरफेयर करती हैं। यानी कि जो भी डिजीज होती है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है। अब ये क्या करेंगी? जब हम वो एंटीबायोटिक खा लेंगे तो वो क्या करेंगी कि वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जाके इंटरफेयर करेंगी और उसकी एक्टिविटी को खत्म करेंगी। पेनिसिलिन जो है ये क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है। जब भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन का, एलर्जी का या कोई फंगस लग जाती है, तो क्या पेनिसिलिन जो है उसका पाउडर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या है? ये एक नैरो रेंज एंटीबायोटिक है। यानी कि ये सिर्फ आप जो है एलर्जी जब होगी तो तब इस्तेमाल करेंगे, वैसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वैसे तो ये एंटीबायोटिक क्या है? डिजीज को कंट्रोल करने के लिए और यूजफुल चीजें हैं। लेकिन यही एंटीबायोटिक जो है अगर आप इसका मिस यूज करें, यानी कि अगर इसकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डॉक्टर आपको दे और उसके मुताबिक आप नहीं लें ये एंटीबायोटिक्स, तो इसके जो है वो साइड इफेक्ट भी होते हैं और उसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीजेस भी हो सकती हैं। इसका मतलब है कि एंटीबायोटिक्स जो है ये हमेशा जो भी डॉक्टर या फिजिशियन है उसके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए।
स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन के बारे में। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन क्या है, ये मेथड्स हैं जिसके जरिए कोई भी जब डिजीज होती है, कोई भी जब बीमारी होती है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो उनको ट्रीट करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इम्यूनाइजेशन है या वैक्सीनेशन है। यानी कि अगर हम अपने सामने कोई भी एग्जाम्पल ले लें किसी भी डिजीज की, जैसे कि मीजल्स है, खसरा है, ये क्या है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें नजर नहीं आते। अब उन ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या हो जाता है, खसरा हो गया है, मीजल्स हो गए हैं। अब उनकी ट्रीटमेंट के लिए क्या करवाई जाती है, वैक्सीनेशन करवाई जाती है। और वैक्सीनेशन की वजह से जब वो डिजीज जो है वो कंट्रोल हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये क्या हो गई है, इम्यूनाइजेशन हो गई है। साइंटिस्ट थे एडवर्ड जीनर, उन्होंने जो है वो इलेबरेट किया और उन्होंने भी इसी तरह जो है वो वैक्सीन प्रिपेयर की। लेकिन इन्होंने जो वैक्सीन प्रिपेयर की थी वो डिजीज के लिए वो डिफरेंट डिजीज थी। और वो कौन सी डिजीज थी, वो थी स्मॉल पॉक्स की डिजीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारे सामने डायग्राम है, इसमें पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो एडवर्ड जीनर का वो दिखाया गया है। इन्होंने जो डिजीज स्मॉल पॉक्स की ट्रीट की थी, वो किससे ट्रीट की थी कि जितने भी जानवर जो हैं उनके साथ जो काम करते हैं, लोग काम करते हैं, उन्हें डिजीज होती है काउ पॉक्स की। यानी कि जानवरों में वो रहते हैं और उसकी वजह से उनके जो हाथ वगैरह होते हैं वहां पे काउ पॉक्स जो है वो उन्हें हो जाती है डिजीज। और काउ पॉक्स की जो डिजीज होती है, जब उसके अंदर से वो जो उनका लिक्विड मटेरियल होता है उसे कहा जाता है लीजन्स। अब ये जो लीजन्स हैं, उन्होंने क्या किया, एडवर्ड जीनर ने ये लीजन्स लिए, यानी कि वो जो काउ पॉक्स वाली डिजीज थी उसका जो वाटरी मटेरियल था, वो लीजन्स जो थे वो लिए। और उन्होंने एक बॉय को जिसको स्मॉल पॉक्स थे, यानी कि वो एक लड़का था गांव का जिसे स्मॉल पॉक्स थे, उन्होंने उसको वो इंजेक्शन दे दिया काउ पॉक्स वाला। अब जब उन्होंने उसे काउ पॉक्स का इंजेक्शन दिया तो वो उसके अंदर जो स्मॉल पॉक्स की डिजीज थी वो खत्म हो गई। अब ये जो काउ पॉक्स है, इसकी जब इनोकुलेशन की और डिजीज जो है वो खत्म हो गई, तो काउ पॉक्स जो थी वो क्या थी, वो वैक्सीन के तौर पे उसने काम किया। और वैक्सीन के तौर पे जब काम किया तो इसकी जो डिजीज थी बॉय की स्मॉल पॉक्स की, वो इसके अंदर स्मॉल पॉक्स डेवलप नहीं हुई और इसकी डिजीज जो थी वो खत्म हो गई। इसका मतलब है कि ये जो काउ पॉक्स में से लीजन्स निकले हैं, ये किस तौर पे काम कर रहे हैं, ये वैक्सीन के तौर पे काम कर रहे हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस था जिसमें उस लड़के की जो स्मॉल पॉक्स की डिजीज थी वो खत्म हुई है, उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस है। और ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस किस तरह हुआ है कि जब उन्होंने ये काउ पॉक्स के इंजेक्शन जो है जब उसे दिया तो उसकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुई, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई। और एंटीबॉडीज की वजह से उसके जिस्म में इम्यूनिटी आ गई, यानी कि कुव्वत मदाफियत आ गई, जिसकी वजह से डिजीज जो है वो और नहीं हुई और पुरानी जो डिजीज थी उसका क्योर हो गया। ये तो था इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के बारे में कि ये कौन से तरीके हैं और किस तरह से डिस्कवर की गई, जो कि आज हमने स्टडी किए हैं।